नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल, कहीं ट्रैफिक जाम तो कहीं पार्किंग न मिलने से तीर्थ यात्रियों का हाल बेहाल। मोर्चे पर जिलों के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों को किया गया तैनात। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी। दर्शनार्थियों के साथ ही पुरोहितों के भी विरोध में उतरने के बाद प्रशासन ने किया खत्म। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों पर बीजेपी विधायक ने फिर उठाए सवाल, कहा व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ स्मार्ट सिटी का काम, निर्माण कार्यों से नहीं संतुष्ट। देहरादून में अवैध बस्तियों पर जल्द चलेगा पीला पंजा। 525 मकानों को चिन्हित कर नोटिस किया चस्पा। 15 मई तक अतिक्रमण हटाने का मौका, लोगों में हड़कंप। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। लगता है कि इस बार विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा भगवान भरोसे ही चल रही है, क्योंकि ना तो गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है और ना ही श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए कोई उचित व्यवस्था। चारधाम में फैली ये अव्यवस्था बताती है कि शासन प्रशासन ने ना तो पिछली गलतियों से कोई सीख ली है और ना ही यात्रा से पहले कोई होमवर्क किया है। देखिए रिपोर्ट। भगवान भरोसे चारधाम यात्रा, न पार्किंग की व्यवस्था, न दर्शन के लिए उचित व्यवस्था। कहीं लगा तगड़ा जाम, कहीं सड़क पर ही गुजरी रात। चारधाम में फैली अव्यवस्था से बुरे हालात। अगर आप चारधाम यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा को महज 3 दिन ही बीते हैं, लेकिन इन 3 दिनों में सारी तैयारियों की पोल खुल चुकी है। उत्साह के साथ चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो रास्ते में लंबा जाम, फिर गाड़ी यदि रेंगते रेंगते डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाए तो पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जहां तहां यात्री अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, जो जाम का कारण बन रहा है। वहीं बीते दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने के कारण तमाम व्यवस्था बेपटरी होती नजर आई। यात्रियों की बढ़ती संख्या देख उन्हें जगह जगह बीच में ही रोक दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें सड़क किनारे ही खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ी। इतना ही नहीं, लंबा जाम लगने के कारण कई यात्री वापस लौटते दिखे। वहीं यमुनोत्री की अंतिम पड़ाव जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर पैदल मार्ग पर यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए उन्हें रोका गया, जिसके कारण वहां भीड़ बेकाबू होती दिखी। वहीं यमुनोत्री यात्रा पर आए 3 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है। 2 को हार्ट अटैक आया तो वहीं एक यात्री को बेहोशी की हालत में देखा गया, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये तमाम अव्यवस्था की तस्वीरें बताती हैं कि शासन प्रशासन ने पिछली गलतियों से ना तो कोई सीख ली है और ना ही कोई होमवर्क किया गया। और विभागीय मंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, यात्रा शुरू होने से पहले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश से बाहर रहे। यात्रा की तैयारियों को लेकर कोई फीडबैक उनकी तरफ से लिया ही नहीं गया। यात्रा शुरू हुई तो मंत्री जी प्रदेश में लौट आए, लेकिन इन दिनों चारधाम यात्रा में हो रही अव्यवस्था को लेकर जब हमारी टीम ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसका मतलब साफ है कि या तो मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या फिर वो उत्तराखंड में मौजूद ही नहीं है। हालांकि बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम धामी ने अपने बिजी शेड्यूल के बीच मामले का संज्ञान लिया और 3 अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग जिला, एसएन पांडे को चमोली जिला और आपदा सचिव रंजीत सिन्हा को उत्तरकाशी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तीनों अधिकारी अपने अपने जिलों में यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही ये तीनों अधिकारी जिलों के जिलाधिकारी से फीडबैक लेकर शासन स्तर पर सही ढंग से चारधाम यात्रा संपन्न कराने की दिशा में काम करेंगे। वहीं बद्रीनाथ में भी तीर्थ पुरोहित वीआईपी कल्चर को खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते दिखे, लेकिन इन सबके बीच विभागीय मंत्री सतपाल महाराज का कोई रिएक्शन सामने न आना कई सवाल खड़े करता है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा पिछले वर्ष से यहाँ पर एक वीआईपी कल्चर शुरू किया गया है, जिसके तहत 300 रुपये दे करके जो है दर्शन कराने की यहाँ पर व्यवस्था है। आज यहाँ पर सारे तीर्थ पुरोहित, हकोकुधारी, जितने भी मंदिर की परंपरा से जुड़े हैं स्थानीय लोग हैं, हम लोगों ने संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है और पिछले 2 घंटे से यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है।
यहाँ पर जो VIP का द्वार बना हुआ था उसको यहाँ पर मंदिर समिति प्रशासन ने हटा दिया है। लेकिन हमारी मांग है कि ये VIP कल्चर पूरी तरह से खत्म हो और जो पिछले वर्ष जो VIPों ने यहाँ पर दर्शन किए, किस माध्यम से किए और किसने इनको VIP बनाया, वो सारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो जल्दी ही पूरी बद्रीपुरी को बंद किया जाएगा। बता दें कि पिछली बार भी चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटन मंत्री प्रदेश से गायब रहे, जिसे लेकर उन पर सवाल भी खड़े किए गए। लेकिन लगता है कि मंत्री जी को इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी ना तो पिछली गलतियों से सीख का कोई असर तैयारियों पर दिख रहा है और न ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बद्रीनाथ धाम में VIP दर्शन को लेकर बड़ी खबर। बद्रीनाथ धाम में खत्म हुई VIP व्यवस्था। उप जिलाधिकारी ने VIP दर्शन खत्म करने की घोषणा की है। अब आम श्रद्धालुओं की तरह लाइन में लगकर ही VIP इंतजार करेंगे। VIP दर्शन को लेकर तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और अब इसका संज्ञान लिया गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में अब VIP कल्चर को खत्म कर दिया है। VIP लोगों के लिए अलग से दर्शन उन्हें नहीं करवाया जाएगा। आम लोगों की तरह, आम श्रद्धालुओं की तरह ही जो VIP हैं वो दर्शन करेंगे लाइन में लगकर। दरअसल ये फैसला तब लिया गया जब बद्रीनाथ धाम में वहां के लोगों ने, तीर्थ पुरोहितों ने नाराजगी जाहिर की, प्रदर्शन किया। उसके बाद जाकर ये फैसला लिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से हमने देखा बद्रीनाथ में किस तरह से तीर्थ पुरोहित जो है वो VIP कल्चर खत्म करने की मांग कर रहे थे और अब इस पर संज्ञान लेते हुए VIP कल्चर खत्म कर दिया गया है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ही बद्रीनाथ धाम में VIP कल्चर को लेकर जो तीर्थ पुरोहित थे वो लगातार विरोध करते हुए नजर आ रहे थे और आज शाम को जो है आज तीर्थ पुरोहितों को जो आश्वासन दिया गया है वो उप जिलाधिकारी जोशीमठ के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने घोषणा की कि बद्रीनाथ धाम में जो VIP कल्चर है उसे जो है खत्म जो है वो किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि VIP कल्चर के लिए वहाँ बकायदा एक रूम भी बना हुआ था 3 सेट का, उसे तीर्थ पुरोहितों ने जो था वो उससे उखाड़ फेंकने का भी काम किया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो तीर्थ पुरोहित थे लगातार आज सुबह से जो है वो VIP दर्शन जिस तरीके से करवाए जा रहे थे को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और शाम होते होते जो तीर्थ पुरोहित की जो मांग थी वो यहाँ पर पूरी हुई है। और सीधे तरीके से देखें तो BJP के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का ये गुस्सा था, क्योंकि पिछले साल से जो तीर्थ पुरोहित बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये VIP कल्चर के तहत जो है वो दर्शन करवाए जा रहे थे और ये भी बताया जा रहा है कि VIP कल्चर के तहत जो अलग से जो फीस ली जा रही थी उसके तहत जो है वो दर्शन करवाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं BKTC ने जो नए नियम बनाया था उसको भी कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से खारिज करने की जो है वो जो घोषणा हुई है उसके तहत कह सकते हैं कि शुरू हुई है, क्योंकि VIP जो दर्शन थे वो BKTC का जो बोर्ड बैठक थी उसमें पारित किया गया था और उसके बाद जो शुल्क था VIP दर्शन का करने का 300 रुपये प्रति जो है वो व्यक्ति रखी गई थी, तो उसे खत्म करने को लेकर घोषणा की गई है। और तीर्थ पुरोहितों में कहीं ना कहीं जो सुबह से जो नाराजगी देखने को मिल रही थी आज वो कहीं कहीं अब कम होती हुई आज शाम तक नजर आ रही है। जी चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग के लिए CM धामी ने 3 अधिकारी और जिला प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय पर धामी कैबिनेट के मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि वो रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री होने के नाते लगातार केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी कहना है कि वो उत्तरकाशी जनपद का प्रभारी मंत्री होने के नाते वो भी लगातार गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं लगातार DM और जितने भी वहाँ पे पशुपालन विभाग के अधिकारी हों, चाहे घोड़े खच्चरों की समस्याएं हैं, चाहे यात्रा रूट की समस्याएं हों, उस पर लगातार मेरी चर्चा CDO हमारे DM और SSP से हो रही है। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी समस्या अभी तक देखने को नहीं मिली है चारधाम केदारनाथ यात्रा में जिसका कोई हमको एकदम से संज्ञान लेना पड़े। एक वहाँ के व्यापारियों के माध्यम से एक शिकायत ज़रूर आई थी कि वो शायद धरने पर जाने की बात कर रहे थे, उसका भी निस्तारण कर दिया गया था। कोशिश कर रहे हैं कि हम उस यात्रा में और कोई जहां कमी है सुधार लाएं। जहां तक प्रभारी मंत्रियों की बात है, मैं टिहरी और उत्तरकाशी जिले का प्रभारी हूं। यदि मैं अपनी बात करूं
तो मैं लगातार वहाँ के जिलाधिकारी से बातचीत कर रहा हूँ और जिस प्रकार से भी कोई ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है या आएगी तो निश्चित रूप से उसमें हम बातचीत करेंगे। ये जो हमारे सामने एक बड़ा एक विषय बना है वो है आचार संहिता का, चुनाव आचार संहिता का। टिहरी के घनसाली में लोक निर्माण विभाग ने चारधाम यात्रा पर पड़ने वाले सभी मार्गों पर हॉट मिक्स से डामर कर दुरुस्त कर दिया है। अधिशासी अभियंता DC नौटियाल ने बताया कि उत्तरकाशी, लमगांव, घनसाली और तिलवाड़ा मोटर मार्ग का डामरीकरण किया गया है। इसके अलावा डेंजर जोन पर भी यहां पुलिया स्टेबलाइज की गई है ताकि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को आरामदायक सफर मिल सके। चारधाम यात्रा मार्ग में हमारा जो उत्तरकाशी, लंबगांव, घनसाली, तिलवाड़ा मोटर मार्ग है, इसके अधिकांश स्थानों पर हमारे द्वारा ब्लैक टॉपिंग कर दी गई है और घनसाली से और लाटा के बीच में जो मुख्य रूप से 5 किलोमीटर पैच मरम्मत और रिन्यूअल का कार्य था वो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। और इसके अतिरिक्त लाटा से बूढ़ा केदार, अयार खाल और उत्तरकाशी तक का जो क्षेत्र हमारे पास है उसमें 8 किलोमीटर भाग में जो पेंटिंग की रिक्वायरमेंट थी STPC के द्वारा, हॉट मिक्स के द्वारा, वो भी हमारे द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। वही चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा देने के प्रयास शासन प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं। हरिद्वार पुलिस प्रशासन ओवर स्पीड वाले वाहनों पर नजर बनाए हुए है। वहीं बॉर्डर पर लगे CCTV कैमरे भी व्यवस्थित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बताया कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हाईवे पर मौजूद ढाबों और होटल में भी रेट लिस्ट अनिवार्य की गई है। देखिए, कल ही SSP सर के द्वारा क्राइम मीटिंग के दौरान चारधाम यात्रा को लेकर सभी एडिशनल SPs और COs, इंस्पेक्टर और SO साहिबान को, TI साहिबान को, सबको निर्देश दिए गए हैं और उन निर्देशों में कुछ चीज़ों का अनुपालन सुनिश्चित होना अनिवार्य किया गया है। जैसे पूरे चारधाम यात्रा के दौरान, चूँकि ये राज्य का प्रवेश द्वार है, नारसन बॉर्डर, मंडावर, काली नदी, इसलिए ऐसी जगहों पर कहीं भी जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, ये सुनिश्चित करना संबंधित यातायात निरीक्षक और प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्षों का प्राथमिक दायित्व है। दून स्मार्ट सिटी का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है और अब इसे लेकर बीजेपी के विधायकों ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले खजान दास और अब विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के काम और लेट लतीफी पर नाराजगी जाहिर की है। देखिए रिपोर्ट। सवालों के घेरे में दून स्मार्ट सिटी, बीजेपी विधायकों ने उठाए सवाल। अपनों के निशाने पर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट दून के कामकाज पर विधायक की चिट्ठी। 2017 से शुरू हुआ दून को स्मार्ट बनाने का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। हाल तो अब ये है कि स्मार्ट सिटी के काम में अनियमितता को लेकर दूसरों के साथ साथ अब अपनों ने भी सवाल उठा दिए हैं। देहरादून शहर को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना को बड़े जोरों शोरों से शुरू तो किया गया, लेकिन उतनी ही जल्दी ये योजना विवादों से घिर गई। कभी ये विवाद जनता के लिए मुसीबत बनते, सड़कों के गड्ढे बने, तो कभी काम की गुणवत्ता पर सवाल उठे। पहले तो विपक्ष ने स्मार्ट सिटी के काम पर सवाल उठाया, लेकिन अब सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठाने को मजबूर हैं। बीजेपी विधायक खजान दास के बाद अब बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल खोल दी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर विनोद चमोली ने कहा कि मैं स्मार्ट सिटी के काम से संतुष्ट नहीं हूं। जिस तरह से काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हो पाया है। देखिए, मैंने पहले ही अपनी आपत्तियां दर्ज करा रखी हैं और स्मार्ट सिटी का काम जिस तरह होना चाहिए था, मैं निश्चित तौर पर उससे संतुष्ट नहीं पहले रहा हूँ, नहीं अब हूँ। ये बात सही है कि जब इन्वेस्टर समिट हुआ और बाद में स्मार्ट सिटी का काम सरकार ने अपने हाथ में लिया, तो उसके बाद कुछ सुधार हुए हैं और कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, लेकिन जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया क्योंकि उसकी शुरुआत ही गलत हो गई, उसको ठीक ढंग से हैंडल नहीं किया गया। बता दें कि कोई पहला मामला नहीं जब बीजेपी के नेता स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर सवाल उठा रहे हों। इससे पहले बीजेपी विधायक खजान दास भी स्मार्ट सिटी के काम की धीमी गति पर नाराजगी जता चुके हैं। बीजेपी विधायक खजान दास ने इसे लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को भी पत्र लिखकर स्मार्ट सिटी के कार्यों की शिकायत की थी। इसके साथ ही अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए थे। बीजेपी विधायकों की स्मार्ट सिटी के कामकाज पर नाराजगी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी प्रतिक्रिया दी है।
सारी भाजपा के इवन पार्षद तक यही बात कहेंगे, क्योंकि इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनेगा। ये स्मार्ट सिटी जो है, कहाँ है स्मार्ट? इन्होंने और भद्दी सिटी बना दी है, तो वो पैसा कहाँ गया? ये तो पूरा देहरादून पूछना चाहेगा। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके आपने देहरादून को और ज़्यादा कंजस्टेड बना दिया, और ज़्यादा कष्टदायक बना दिया। आपने कहीं कोई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, आपने कोई नई टाउनशिप या नए एरिया को डेवलप नहीं किया जहां देहरादून का विस्तार हो सके। कोई ऐसी चीज़ तो आपने की ही नहीं। बता दें कि स्मार्ट सिटी का काम 2017 में शुरू हुआ था। करीब 1000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। केंद्र और राज्य सरकार 50-50% खर्च वहन कर रही है, लेकिन हकीकत तो ये है कि करोड़ों खर्च होने के बाद भी स्मार्ट दून ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये हाल तब है जब देहरादून स्मार्ट सिटी का काम जून 2024 तक पूरा होना है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम उठाया जाएगा? क्या लापरवाही करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम द्वारा रिस्पना नदी के किनारे बसी 27 बस्तियों में सरकारी भूमि पर बने 525 मकान चिन्हित कर लिए गए हैं, जिन्हें नोटिस भी चस्पा किया गया है। साथ ही नगर निगम ने संबंधित लोगों को 15 मई तक खुद अतिक्रमण हटाने का मौका दिया है। वहीं एनजीटी ने 30 मई तक समय दिया है, जबकि इसके बाद गठित टास्क फोर्स जिला प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगी। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर बस्ती में रहने वाले लोगों में हड़कंप मचा है। जी सर, जैसे भी हमारे घर पर आए, उन्होंने बोला कि हम जनगणना वाले हैं, कि कोई बात नहीं आप सिग्नेचर कर दो। मैंने बोला कि इसके पापा घर पे नहीं है, कि मैं सिग्नेचर ऐसे नहीं कर रही हूँ, नोट जो भी है जो आपने पेपर ऊपर लेकर रखे थे वो इसके पापा के नाम का था। लेकिन उन्होंने इतनी भी इंतजार नहीं करी। उन्होंने कहा अगर साइन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम दीवार पे चिपका देंगे। मैंने बोला ठीक है, चलो कोई नहीं, साइन कर देती हूँ, जब कोई ऐसी 19-20 नहीं है। उसके बाद हम नगर निगम में आते हैं, यहाँ पता लगता है कि हमारे नाम की लिस्ट जारी कर दी गई। ये नोटिस है घर तोड़ने का। हमें किसी ने नहीं बसाया। हम अपने, जहाँ हम गरीब आदमी हैं, अगर हम पैसे वाले होते तो हम अपनी रजिस्ट्री की ज़मीन लेकर खरीद कर मकान बनाते। हम अपने बच्चों को लेकर नदी नालों में नहीं रहते। और आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। जब हम बसे थे, जब तो सरकार ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और आज हमने अपने सब कुछ कर लिया तो आज सरकार हमारे लिए ऑब्जेक्शन उठा रही है। उधर मंगलौर में किसानों ने विकासखंड कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया। नाराज किसानों ने आरोप लगाया कि अधिकारी मानसून सीजन को लेकर अलर्ट नहीं है। बता दें कि हरिद्वार जनपद में किसान मानसून सीजन को लेकर चिंतित हैं। दरअसल मौसम विभाग ने इस साल पहले से ज्यादा बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में किसान नालों और तालाबों की सफाई की मांग कर रहे हैं, ताकि मानसून सीजन में उनकी फसल सुरक्षित रहे। बता दें कि अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि इस ज्ञापन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मिले अब तक, अब बरसात आने की 30 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी और एक नाले में खुदाई नहीं चली। और पिछले साल किसानों की 50% फसल जो मर गई, तो 1 करोड़ गन्ना शुगर मिल पेड़ता था, आपका 60 लाख पेड़ा। तो किसान तो यहाँ भूखा मर गया। आज इसमें ना दवाई के देने के पैसे ना कुछ। अरे सरकार झूठा ढोंग करो, विकास कर, फलाने कर किसानों का। उधर रुड़की पहुंचे उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने साबिर पाक की दरगाह पर हाजिरी लगाई। इस मौके पर शादाब शम्स ने दरगाह शरीफ में चादर पेश कर पीएम मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी। शादाब शम्स ने कहा कि विश्व के हालात को देखकर लगता है कि हमारे देश को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दरगाह साबिर पाक में हम लोगों की हाजिरी हुई है और हमारी, क्योंकि जब जब हमें लगता है हमें कुछ मांगने की जरूरत है, तब तब हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। और आज साबिर पाक के इस दरबार में हाजिर होकर हमने अल्लाह ताला से दुआ की है कि मोदी जी को जीत का तोहफा एक बार फिर मिले और ये जीत की चादर एक नए मुल्क में एक नई सरकार लेकर आए। और हमें उम्मीद है कि यहाँ मांगी गई दुआएं खाली नहीं जाती, इसलिए हम साबिर पाक की बारगाह में हाजिर हुए थे। लोहाघाट की प्रसिद्ध कोलीढेग झील को पर्यटन, रोजगार के साथ आर्थिक स्रोत बनाने की दिशा में मत्स्य विभाग एक कदम आगे बढ़ा है। बता दें कि जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने मत्स्य विभाग की तरफ से यहां पर कॉमन ग्रास और लेमन ग्रास प्रजाति की मछलियों के 1 लाख मत्स्य बीज झील में डाले हैं।
आपको बता दें कि इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि झील को बहुउद्देशीय बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसके अलावा झील के सौंदर्यीकरण पर भी प्रशासन का फोकस है। प्रयास है कि हमारी जो पॉलिटिक झील है, जो इस समय जनपद चंपावत का एक प्रमुख आकर्षण के रूप में उभर के आई है, उसको हम और कैसे उसमें वैरायटी ला सकें, उसको और कैसे सस्टेनेबल बना सकें। तो आज ये मत्स्य विभाग की तरफ से करीब 1 लाख सीडलिंग जो है वो कार्प की आज यहाँ इंट्रोड्यूस की गई है इस लेक में। ये सतत प्रक्रिया है और हम लोग एफर्ट्स देख रहे हैं कि इसको क्या हम एक सस्टेनेबल रूप में इस कार्प को हम लोग क्या किसी हार्वेस्टिंग के रूप में हम इसका कोई मॉडल बना सकते हैं, नहीं बना सकते। उद्देश्य जो है इस झील की प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाना है और इसमें हम डाल रहे हैं कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प मछली। और इसमें ज़्यादा मछली जो है वो कॉमन कार्प है, क्योंकि कॉमन कार्प जो है इस झील के आकार को बढ़ाने में भी सहायक है। वो जनरली खोदती है मिट्टी को, तो हमने उस मछली की मात्रा ज़्यादा रखी है। हल्द्वानी शहर में लोगों की जेब से पर्स उड़ाने वाले 4 अंतर्राज्यीय पॉकेट मार चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए सीओ नितिन लोहानी ने कहा कि आरोपियों ने बीते दिन कई लोगों की जेब पर हाथ साफ किया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जांच करते हुए एफटीआई बाईपास से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी सहित कई सामान बरामद किए हैं। देखिए, इसमें जो वादी है उसकी कंप्लेंट आई थी हमारे पास और कुछ ही घंटों में ये केस वर्कआउट हुआ था। इसमें जो ये चोर हैं ये अलग अलग जगहों के हैं। ये इसमें 2 मवाना के हैं, एक मेरठ का है और एक मुजफ्फरनगर के हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता है कि जो भी गाड़ियाँ हमारी आती हैं, रुद्रपुर से बसें आती हैं, इसमें जो भी पैसेंजर्स होते हैं इनको ही घेरते हैं। इसमें जो मुखिया है उसको ये एक दूसरे ये उसको एड्रेस करते हैं ठेकेदार के नाम से, वही इनको लेके आता है। इनका काम ये होता है कि आगे से टूरिस्ट को ब्लॉक करना, एक पीछे से ब्लॉक करता है, पीछे वाला ही टारगेट करता है टूरिस्ट को कि कौन से वाले टूरिस्ट को अटैक करना है, और एक व्यक्ति जाता है और जेब से जो पैसा है वो निकाल लेता है। इसमें हमें कैश की बरामदगी हुई है, इसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिटेल जो भी चीज़ें थी जो वादी था उसकी, वो सारी बरामद हुई। लोहाघाट के प्रसिद्ध ऋषेश्वर शमशान घाट पर नगर पालिका ने स्वच्छता अभियान चलाया। ईओ पूरन सिंह बोहरा ने बताया कि नगर पालिका ने पर्यावरण मित्रों के सहयोग से घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया है। इस दौरान उन्होंने शमशान घाट में आने वाले लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि शवदाह के दौरान अपने परिजनों का अच्छे से दाह संस्कार करें, साथ ही संस्कार के बाद बचे हुए अवशेषों को नदी में प्रवाह करें। द्वारा लगातार शहर के अंतर्गत जो जितनी भी नालियाँ पड़ी हैं उनकी भी सफाई की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग आम जनता की जो अनुरोध किया था उनके द्वारा, तो उसी के क्रम में हमारे द्वारा जो ये शमशान घाट है इसकी भी सफाई की जा रही है और कंटिन्यू सफाई की जाएगी। साथ ही मेरा जो यहाँ पर लोग मुर्दे जला लाते हैं उनसे भी अनुरोध है कि अपना मुर्दे जलाने जो भी होने के बाद उसकी अपना वो सफाई कर दें यहाँ पर, ताकि मतलब भविष्य में इस टाइप की गंदगी न होने पाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर उठ रहे सवाल, कहीं ट्रैफिक जाम तो कहीं पार्किंग न मिलने से तीर्थ यात्रियों का हाल बेहाल। मोर्चे पर जिलों के प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों को किया गया तैनात। बद्रीनाथ धाम में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर लोगों में नाराजगी। दर्शनार्थियों के साथ ही पुरोहितों के भी विरोध में उतरने के बाद प्रशासन ने किया खत्म। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों पर बीजेपी विधायक ने फिर उठाए सवाल, कहा व्यवस्थित ढंग से नहीं हुआ स्मार्ट सिटी का काम, निर्माण कार्यों से नहीं संतुष्ट। देहरादून में अवैध बस्तियों पर जल्द चलेगा पीला पंजा। 525 मकानों को चिन्हित कर नोटिस किया चस्पा। 15 मई तक अतिक्रमण हटाने का मौका, लोगों में हड़कंप।